क्लास 10 गुड मॉर्निंग। एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे आज। थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभार, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ठीक है। आइसोटॉप्स आपने पढ़ा था ना, न्यूट्रॉन सेम प्रोटॉन अलग अलग, ये एलोट्रॉप्स है ना। इसको आइसोटॉप्स मत समझना, एलोट्रॉप्स। इसका अगर डेफिनेशन की बात करो ना, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए फॉर्म। केमिकली सेम रहता है क्योंकि एक ही चीज़ से बना, एलिमेंट का मतलब एक ही एटम्स है ना, और फॉर्म अलग अलग है तो फिजिकली अलग है। अगर मैं यूँ कहूँ ना कि केमिकली सेम, केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होने वाला है, आइडेंटिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। मोर और लेस ये कह सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने वाले हैं जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। अब एग्जांपल दिया जाएगा तो कार्बन का हम देते हैं भाई, कार्बन का एलोट्रॉप्स। कार्बन एक तो होता है ग्रेफाइट, डायमंड, एंड एक अभी हाल फिलहाल में आया 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, बकमिनिस्टर फुलरीन। वो ऐसे वाले स्फेयर देखे है ना, बकी स्फेयर, तो बकमिनिस्टर फुलरीन RENE, स्पेलिंग चेक कर लेना तुम लोग, ये NCERT में भी दे रखा, अभी हाल फिलहाल में आया है ना। सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं, इसमें और कोई उम्मीद मत रखना। कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन भी नहीं है, ये कार्बन है, हाइड्रोकार्बन मैंने नहीं लिखा, तो केवल कार्बन। डायमंड्स में भी कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें भी कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म में रहता है, लेकिन सबको अगर जलाओगे तो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, लेकिन फिजिकली बहुत डिफरेंट हो जाता है। ग्रेफाइट को कोई पूछता नहीं है, डायमंड सारी दुनिया इसके पीछे भागती है ना। तो बात करता हूँ ग्रेफाइट की। अब दोनों को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी कितना फ़र्क है देखो ज़रा। ग्रेफाइट है ना, एक कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन एटम्स है ना, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है, और ये इस तरीके से ना शीट के फॉर्म में रहता है ना। मतलब अगर मैं नोट्स में ऐसे दे दूंगा कुछ इस तरीके से मान लो है ना, तो एक सीट इधर जाएगा, एक सीट इधर जाएगा, एक सीट इस तरीके से ऐसे शीट के फॉर्म में रहता है, इस सीट के फॉर्म में रहता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन जितने भी कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो बड़े आराम से ग्रेफाइट को तुम ब्रेक कर सकते हो। ग्रेफाइट जो है ना स्लिपरी होता है ना, आपने देखा होगा जब आप ग्रेफाइट की पेंसिल से लिखते हो तो आपको लिखता हुआ दिखाई भी देता है, वो स्लिपरी होता। तो थोड़ा सा प्रेस करते हो ना, तो इसका जो एटम्स है ना वो आपके कॉपी पे रहता है और वो दिखना शुरू हो जाता। तो स्लिपरी होता क्यों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता, तो इसलिए ये स्लिपरी होता। और इसके इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता ना, कार्बन कार्बन इंटर एटॉमिक बॉन्ड, वो कमज़ोर होता ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से डायमंड ग्रेफाइट बहुत डिफरेंट हो जाता ना। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो करेगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ग्रेफाइट है, ठीक है, शीट जैसा स्ट्रक्चर होता। बात कर लेता हूँ डायमंड का, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट को तुम तोड़ सकते हो बड़े आराम से, डायमंड का अलग ही है। अब डायमंड का क्या है ना कि इसमें ग्रेफाइट में क्या था, 1 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, देखो सारे के सारे कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देयरफॉर डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है शीट जैसा नहीं होता, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता। टेट्रा जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता था ना, वैसा ही है ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वो आपके लिए क्या ज़रूरी नहीं है
ये देखिए ये सारे अटैच होते हैं आपस में, और एक ऐसा बना देता है, बल्कि साइड का बना देता है, एक आपस में है ना मैश हो जाता है, यूँ कह लो गुत्थम गुत्था हो जाता है सारा। हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता। तो इसको सॉलिड, काफ़ी सॉलिड, ये कहा जाता है कि दुनिया का मोस्ट सॉलिड यही है, इससे ज़्यादा सॉलिड कोई है ही नहीं, है ना। ये डायमंड यूज किया जाता है भाई, पहाड़ों में होल करना है तो डायमंड को यूज किया जाता है, तो इससे ज़्यादा सॉलिड है कौन, कोई नहीं। अब देखो ये भी कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट में क्या था, बस एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में कितना फ़र्क पड़ गया तुम देख लो, है ना। ग्रेफाइट को ऐसे घसीट दें तो उसके शीट टूटने शुरू हो जाते हैं, और ये तो पत्थर को भी तोड़ देते हैं। अब ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके चक्कर में 2 बंदों को नोबेल मिल चुका, ठीक है ना। अब वो क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। मेरे पास एक फुटबॉल हुआ करता था, अभी दिख नहीं रहा, मैं खोज भी रहा था उसको। आप कभी फुटबॉल को, जो सॉकर होता है ना, वो फुटबॉल आप देखना, है ना, तो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे, है ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सिला गया होता है इस तरीके से, है ना, मजबूत धागे से ना सिलाई होती है, आपने देखा। फुटबॉल को आज देखना गौर से, बिल्कुल वैसा ही बकमिंस्टर फुलरीन होता है, थोड़ा भी फ़र्क नहीं होता। मेरे पास था पहले, पता नहीं कहाँ चला गया, है ना, ऐसे। अब क्या होता है, एक देख रहे हो ये हर जगह, यहाँ भी कार्बन, 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 है ना। पेंटागन है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तुम गिन के देख लो। इस कार्बन का देखो 1 2 2 2 4, इस कार्बन का देखो 2 1 3 1 4, इस कार्बन का देखो 2 1 3 1 4, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, तुम देख लो ये क्या शो कर रहा है, डबल बॉन्ड। तो ऐसा छोटा सा बना देता हूँ डबल बॉन्ड के। इसके बाद आप देखिए इस टाइप का 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया, कोई नहीं, देखो आप हेक्सागोन है ना। तो पूरा फुटबॉल में देखना है, ये एक मोटा सा धागा से इसको सिला गया होता है, इसकी सिलाई हुई पड़ी होती है, ठीक है। ये ऐसा देखिए आप, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। इस कार्बन का देखो 2 1 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस कार्बन का देखो 2 1 3। ये स्ट्रक्चर अगर ना भी बनाओ तो आपके लिए ज़रूरी नहीं, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ, है ना। देखिए तो 2, यहाँ पे 2 2, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कर लो। मतलब आपको टेट्रावैलेंसी शो करना है। इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 4, इस कार्बन के लिए 1 2 2 4, इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 4, मतलब इस तरीके से टेट्रावैलेंसी आपको शो करना है, ठीक है ना भाई, ऐसा, है ना। और अब पता है, देखो ये हेक्सागोन है, ये पेंटागोन है। ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है ना, इसमें पेंटागॉन्स, नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, ये याद रखना, 1 मार्क के लिए तैयार रहना। 12 ऐसे ऐसे 12 होते हैं। नंबर ऑफ हेक्सागोन, ये देख रहे हो हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन, ये 20 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 60 होता है, 60, है ना। इसलिए बकमिंस्टर फुलरीन को C60 कहते हैं, C60, कार्बन 60। तो कार्बन 60 का मतलब होता है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है ना। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए आप, और पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, तुम वो भी देख लेना, आपके NCERT की बुक में है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेंटागॉन्स 12, नंबर ऑफ हेक्सागोन। इस तरीके से आज फुटबॉल भी अगर मिल जाए तो उसको देख लेना, तुम गिन के देख लेना, उसमें कार्बन तुम गिन के देख लेना, है ना। मार्कर से या पेन से C1 C2 C3 ऐसे पलट करके C4 देखना, 60 के आगे तुम बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो टॉपिक रह गया था। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन
आपने जो भी रिएक्शन पढ़े थे वो सब अब लौट के आएगा। इसको अच्छे से रट लेना तुम लोग कन्वर्जन, है ना। आप लोग के पास बहुत टाइम है। और इसको देखिए, दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो हैं जिनको पता है कि अब ऑनलाइन ही पढ़ना है जैसे तैसे, तो उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा जो है ना, दूसरे इस टाइप के बच्चे हैं, जो अजीब बच्चे, जो ये सोच के बैठे हैं कि स्कूल तो खुलेगा खुलेगा, अपने मन को बहला रहे हैं कि टीचर सामने रहता है तो पढ़ाई होती है, ऑनलाइन आदमी कितना पढ़ेगा दिस दिन। वो अपने निठल्ले वाले मन को ना समझा रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझाना, ठीक है। आप लोग ये कहना है कि अभी मौका है और अच्छे से एक एक चीज़ हम सीख लेंगे ऑनलाइन, है ना भाई। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे, मैं कल ऐसे विजिट कर रहा था बहुत दिन के बाद, तो ऐसे बच्चे भी मुझे मिले जो अपने मन को समझा रहे हैं कि सर टीचर रहता है, पढ़ने का मज़ा ही अलग है सर, है ना। आई कांटेक्ट होता है, बातें समझ में आ जाती है सर, डाउट होता है तुरंत पूछ लेते हैं, है ना। तो वो समझाने वाली बात है। अगर आपको चैम्पियन बनना है तो आप जान लो कि जो कुछ है आपके पास अवेलेबल, उसी को 100% यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। इसको कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना है उसी को 100% यूटिलाइज करो, ठीक है ना। आप उस भीड़ में अगर नहीं रहना चाहते हो तो, वरना तो देखो ना, बैग निकाल निकाल के घूमते फिर रहे हैं, कुछ नहीं होना है ना। अगर आप कहीं पे, ध्यान से 2 मिनट और दूंगा, कहीं पे अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो घर पे, है ना, और आपके दोस्त ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये होता है ना, डेविएट हो जाता है कि हे भगवान वो लोग टीचर से पढ़ रहे हैं अभी, तो वो आप एकदम डेविएट मत होना, ठीक है। वो बच्चे हैं या वो टीचर हैं जो नालायकों को ये नहीं पता कि भाई अभी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं जैसे तैसे करके, और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अभी पेंडेमिक फैला हुआ है तो चलो घर पे बैठ के फ़ायदा उठाएं, है ना। टीचर भी मन को समझा रहे हैं और स्टूडेंट भी मन को समझा रहे हैं कि भाई हाँ नहीं, सामने रह के जो पढ़ाई हो सकती है। तुम ऐसा मत सोचना, हमारे पास अगर जो भी है, मैं तो देख रहा हूँ 20-25 बच्चे हैं, तो आप उस भीड़ चाल में मत जाना, है ना। आपको मैसेज आएगा या फ़ोन आएगा भाई कि हाँ हम तो ट्यूशन जा रहे हैं, है ना, हमारे यहाँ तो शुरू हो गया, तो आप डेविएट हो जाओगे, उसके यहाँ शुरू हो गया, उनका कुछ नहीं होगा। जो आपका जितना फ़ायदा हो सकता है उनका कुछ नहीं होगा, है ना। वो बस बहलाने के लिए अपने मन को, सत्यानाश उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आप जितना अवेलेबल है उसको आप 100% यूटिलाइज कीजिए, और आप कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। मैं उन बच्चों को से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किन किन बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो वो यूटिलाइज कर रहे हैं उस समय को, तो वेल डन। और इस आपका मार्क्स जो आएगा अगले एग्ज़ाम में तो दुनिया को दिखाई देगा, ठीक है ना। और जो आपके स्टूडेंट वगैरह जो है ना, झोला उठा उठा के जा रहे हैं, उनका सत्यानाश, उनको ज़्यादा कुछ होना है नहीं। तो ऐसे मैसेज वगैरह जो कहें ना, हाँ हम तो जा रहे हैं दिस दैट, तो समझ जाना है निहायत बेवकूफ़ किस्म के बच्चे हैं, है ना। ऑनलाइन आप अगर हॉस्टल के बच्चे हो या जो भी हो, दूर दराज में रहते हो जहाँ पे अच्छी ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि ऑनलाइन यूट्यूब है। मेरा अगर अच्छा नहीं लग रहा मान लो कोई टॉपिक, तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, और भी टीचर, हमारे जैसे 1000 टीचर हैं, किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी का तो समझ में आएगा। तो पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो गई आज के डेट में, है ना। अगर हमारे स्कूल में आते हो तो जैसे हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो जितना मुझे आता है उतना ही आपको आएगा। लेकिन जैसे ही आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हो तो मेरे जैसे हज़ारों हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से ज़्यादा आप समझ जाओगे, है ना। मेरे से ज़्यादा जानकारी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आप इस लायक हो तो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है ना। तो उसका फ़ायदा उठाइए। झोला उठा उठा के जाओगे मिस्टर फलाने सर, मिस्टर चिलाने सर के पास, बस हो गया सत्यानाश आज के डेट में। भाई मेरा बात मान लेना तुम लोग, ठीक है। जहाँ हैं जैसे भी हैं खुश रहिए और बहुत फ़ायदा उठाइए, और उन बच्चों पे तरस खाइए जो झोला उठा के मोहल्ले में घूम रहे हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और इसको एकदम रट लेना। अभी जो मैं बताऊँगा उसको रट लेना। अभी कन्वर्जन उसको मैं बोलूँगा, और उससे जितने भी रिएक्शंस हैं ना वो सारे के सारे आ जाएंगे कार्बन के, ठीक है ना। जैसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कन्वर्जन, अगर मैं कहूँ ना कि इथाइन टू इथेन, इसको एकदम रटिएगा अच्छे से, बार बार देखना। इथाइन से इथेन कैसे बनाओगे? आपको पता है इथाइन 2 कार्बन
और ट्रिपल बॉन्ड जगह ये देखिए आप इथाइन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। इथेन कैसे बनाओगे? इथेन मीन्स C2H6, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। अब बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोजनेशन HC ट्रिपल बॉन्ड। जो बच्चे ऑनलाइन फ़ायदा उठा रहे हैं उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। अब ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं अब लाइव आके फिर से अब एक एक डाउट डिस्कस करूँगा, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करूँगा। बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे मैथ्स का, साइंस का। थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है? लेकिन आप एक एक वीडियो देखिए। प्लस H2 यहाँ पे आप निकेल रख देना। टेम्परेचर होता है आई थिंक, हीट कर दो, आई थिंक 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसा कुछ होता है। निकेल या प्लैटिनम पहले भी बताया था। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड, ये देखो हीट, डबल बॉन्ड हो जाता, H सीधा H2 लिख दूँ, H2 डबल बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे इथाइन से इथीन, इथीन तो बन गया, और फिर से आप हाइड्रोजनेशन, ये इकट्ठा आप कर सकते हो एक साथ, दो अलग अलग स्टेप के बजाय इकट्ठा। पहले डबल बॉन्ड बनता, फिर सिंगल बॉन्ड में। तो ये देखिए H3C एंड CH3, ये बन गया तुम्हारा पहला, इथाइन टू इथीन। अब मैं उल्टा चलता हूँ, सेकेंड, इथेन टू इथाइन। बहुत ध्यान से सुनना, इथेन टू इथाइन कैसे बनाओगे? मतलब C2H6 से आपको बनाना है C2H2। ये कैसे बनाओगे? तो देखिए ज़रा ध्यान से, C2H6, ये इसको मैं ब्रोमीन से रिएक्ट करा देता हूँ, ब्रोमीन से। क्लियर है? मुझे वहाँ तक जाना है। तो ये आपका C2H5Br प्लस HBr, याद है? यहाँ पे क्या रखते थे? सनलाइट। क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमो इथेन। फिर C2H5Br प्लस एक्वस KOH। एक्वस भी होता था एक, आपको याद है? हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्वस KOH। एक्वस मीन्स पानी मिला होगा। तो ये बन जाएगा C2H5OH एंड प्लस KBr। देखो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। इसके बाद क्या करोगे? C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल बनने के बाद याद करो लेबोरेटरी मेथड इथीन का, कॉन्क H2SO4, वाटर निकाल लेता तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाता C2H4। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये देखो H2C डबल बॉन्ड CH2 है ना, अब प्लस H2O। आपको याद है 170 डिग्री, ये टेम्परेचर याद रख लेना। ये लैब मेथड है किसका? इथीन बनाने का, कॉन्क H2SO4। एक तो ये मेथड हो गया, तुम देख लो पहले हमने इससे बनाया, फिर इससे अल्कोहल, फिर अल्कोहल से तब जाके ये बना। तुम डायरेक्ट कर सकते हो, क्या आपने ये बनाया हुआ है ना C2H5Br, ठीक है। यहाँ पे आप याद करो क्या लिखने वाले हो? हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH, याद है? क्या बन जाता है सीधा सीधा? C2H4 डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट है ना। इस स्टेप को बंक कर सकते हो, C2H4 प्लस H2O प्लस KBr, डायरेक्ट बन गया। क्लियर है? तो हमने इथेन से इथाइन बना दिया। एक तो ये प्रोसेस है और ये दूसरा ये प्रोसेस है। देखो पहले आपको ये बनाना ही बनाना है, ब्रोमीन, और फिर इसके बाद ये बनेगा। फिर देखिए थर्ड, ऐसे ही डिस्कस करा देता हूँ भाई, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितने भी रिएक्शंस हैं सब आएंगे, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके इसको बनाते हैं। हाँ भाई इससे कैसे बनाओगे, उससे है ना, उनको बड़ा मज़ा आता है। फिर एक ऐसे ले लेता हूँ, मान लो ये तो चलो हो गया, मीथेन ले लेता हूँ, है ना, मीथेन टू इथेन कैसे बनाओगे? मतलब मीथेन का फॉर्मूला पता है CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6। ये कैसे बनेगा? तो देखिए CH4
2CH4 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग, याद है? तो ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H अगर इधर लिख सको तो ठीक रहेगा, है ना। अब प्लस H2, ये क्या बन गया? अगर आपसे कोई बोले मीथेन से इथाइन कैसे बनाना है, तब भी ये वाला देखो, इथाइन तो बन गया पर आपको क्या बनाना है? इथेन बनाना है, इथाइन बन गया। इसके बाद आपको पता है ना क्या करना है? हाइड्रोजेनेशन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, निकेल रखो या प्लेटिनम रखो, ये कैटलिस्ट हो गया, हीट कर दीजिए आप, है ना। तो C2H6, अभी थोड़ी देर पहले पहला वाला शायद यही था ना, शायद, या दूसरा वाला यही तो था, है ना। अगर यहाँ पे एक रखते हो तो डबल बॉन्ड हो जाएगा C2H4, इथीन बन जाएगा। यहाँ पे दो दो रख गया, डायरेक्ट बन गया इथेन। रिएक्शन सारा पता होता तो ये बड़ा मज़ा आता है कि कन्वर्जन। जैसे मान लो एक मैंने फोर्थ ऐसा दिया, मीथेन, मीथेन टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये कैसे बनाओगे? ये रहा मीथेन और ये रहा इथेनोइक एसिड, है ना। अब दिमाग लगाना शुरू करो तो भाई आपको किसी ने रास्ता पूछा कि आप यहाँ पे हो, वहाँ तक कैसे जाएं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हॉस्टल वाले हैं ना, वो हो सके तो आ जाओ हॉस्टल में वापस जितना जल्दी हो सके, है ना। और पढ़ाई सीरियसली शुरू कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, हॉस्टल में आ जाइए। अगर हॉस्टल के हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग को आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक ही है, तो पहले 2 कार्बन तक पहुँचो। उसके लिए एक ही तरीका है, कौन सा? क्रैकिंग, 1500 डिग्री, है ना, ऐसा वैसा नहीं। और इसको ये लिख लो, बार बार मैं लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कौन सा रिएक्शन है, क्रैकिंग। तो मीथेन से इथाइन बन जाता है। ये देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हो तो ज़्यादा बेटर होगा, और प्लस H2, तो ये तो बन गया ना। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, ये देखिए CH, और भी इसका भी तरीका है डायरेक्ट, लेकिन वो आपके रिएक्शन में कहीं था नहीं, तो इसको जाने दो। प्लस 2H2, आप निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करो तो C2H6 होता है। और फिर अब ये क्या बन गया? इथेन बन गया, C2H6 ब्रोमीन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सनलाइट क्योंकि सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करना है, तो क्या होगा? C2H5Br प्लस HBr। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में कोई पूछेगा तो आप सैचुरेटेड के साथ ही हो सकता है, अनसैचुरेटेड के साथ तो एडिशन होता है जनरली, ये ठीक है। अब ये देखो C2H5Br, यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये बार बार आ रहा है, एक्वस KOH, और एक होता था अल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH या NaOH, यहाँ पे एक्वस है C2H5OH अब प्लस KBr। अभी भी वहाँ तक नहीं गए, यहाँ तक आ गए। अब ऑक्सीडेशन, कोई आपसे पूछे एक टर्म कि भाई ऑक्सीडेशन को समझा दो, तो आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, ऑक्सीडेशन, ये रहा O, आपको याद है। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, एक तो होता है एसिडिफाइड, डायरेक्ट यूज कर लो, एसिडिक K2Cr2O7, याद आ रहा, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। आपको पता है ये पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है ना, इसका रंग को चेंज कर देगा ये। आपको पता है, आपको एक क्लास में पूरा लूँगा वर्ड प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल का, है ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। पिंक कलर का होता है, रिएक्शन हो रहा है मतलब इसको डीकलराइज करेगा, इसका कलर चेंज कर देगा। तो क्या होता है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो CH3COOH और प्लस H2। हमें H2O से मतलब नहीं है, हमें तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। एक और कन्वर्जन लेता हूँ, ठीक है ना, और ये मैं ले लेता हूँ, चलो, इथेन टू इथेनोइक एसिड। अभी आया था रास्ते में, मीथेन के रास्ते में ये भी आया था, इथेनोइक एसिड। ये रहा इथेन और ये रहा इथेनोइक एसिड COOH। तो C2H6 इथेन प्लस ब्रोमीन क्लोरीन जो मर्जी लो, है ना, और यहाँ पे सनलाइट पता है ना, सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को, C2H5Cl
प्लस HCl, है ना। अब ये जो C2H5Cl है, क्लियर, यहाँ पे क्या रखोगे, एक्वस KOH, आपको इथेनोइक एसिड बनाना है ना, एक्वस, तो C2H5OH एंड प्लस KCl, देख रहे हो। और फिर C2H5OH ऑक्सीडेशन यहाँ पे करोगे एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, और या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बन जाता है, CH3COOH एंड प्लस H2O। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हमें जो बनाना था वो बना हुआ है, देखो ज़रा, है ना, आपको यही बनाना था, ठीक है। ये देखिए, अब कुछ और आपने ईस्टर भी पढ़ा हुआ है, तो मान लो इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, चलो इथेन, चलो एक ऐसा इथेन टू मीथेन, ऐसा लोअर कार्बन पे जा रहा हूँ, इथेन टू मीथेन CH4, है ना, याद करो। सबसे पहले C2H6 प्लस ब्रोमीन क्लोरीन सनलाइट, कितनी बार आ चुका सनलाइट, C2H5Br प्लस HBr, ब्रोमो इथेन बन गया हमारा। इसको मैं ऑक्साइड में चेंज करूंगा, Br, कितनी बार आ चुका अब तक, C2H5OH प्लस KBr, इथेनॉल। कभी कभी आपसे पता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा है 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसके सफिक्स में, जिसको लास्ट में ऑल से डिनोट करते हैं, मतलब इसके बारे में ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। ऑल तो अल्कोहल को कहते हैं, 2 कार्बन वाले अल्कोहल, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे, देखना ना तुम। ये बन गया। इसके बाद मैं इसको सीधा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता हूँ। आपको पता है ऑक्सीडेशन प्लस O, एसिडिक K2Cr2O7, ये देखिए, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस H2O, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। आगे देखो, CH3COOH प्लस, अब यहाँ पे NaOH लगा देता हूँ, या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो लगाने लगा, ठीक है ना। ये देखो, तो ये बन जाता है सोडियम एसीटेट CH3COONA, है ना, एंड प्लस H2O। आपको पता है ये एसिड है और ये बेस है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। अब इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। और आपने याद है मीथेन का लैब मेथड पढ़ा है, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम। ये मैंने एक टर्म यूज किया था ना, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, NaOH, और यहाँ पे रख दो CaO, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, है ना, लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम, क्या बन जाता है, मीथेन। मैं इसको घुमा के ऐसे लिख दूँ, मीथेन बन जाएगा CH4 प्लस Na2CO3, ऐसा बन जाएगा। देखो मीथेन मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। पहले इथेन से ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से सोडियम एसीटेट, और फिर ये लैब मेथड है ना, मीथेन का लैब मेथड याद आ रहा है आपको। ये अब मैं एक काम कर लेता हूँ, अब ईस्टर पे आता हूँ, देखने ज़रा, है ना। ये 5, 6, 7 जो भी था मुझे नहीं पता, ये देख लो, है ना। अब मैं ऐसे लेता हूँ मिथाइल इथेनोएट, चलो मिथाइल इथेनोएट ईस्टर टू इथेनॉल, इथेनॉल ले लेता हूँ, इथेनॉल, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट, COOCH3, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल 1 2 इथेन इथेनोएट, क्लियर।
प्लस NaOH, क्या बन जाएगा? मैं थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला पढ़ रहा हूँ। सैपोनिफिकेशन याद है? कैपिटल O CH3 मिथाइल इथेनोएट प्लस NaOH कास्टिक सोडा, कॉन्क H2 नहीं, कॉन्क नहीं, बस ये बन जाएगा CH3 COONA है ना, प्लस CH3OH। अच्छा, मिथाइल इथेनोएट से तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मिथेनॉल कर देता हूँ, हालांकि वो भी बन जाएगा पर अभी ये रहने दो। पहले मिथेनॉल बनेगा, वहाँ से फिर इथेनॉल बनेगा, पर मिथेनॉल कर दिया मैंने, बन गया मिथेनॉल। देखो आप, ये देखिए क्लियर है, CH3COONA प्लस CH3OH। ये अगर ये CH3COONA जो बन गया, यहाँ पे आप HCl वगैरह लगा देते हो, कोई भी एसिड बताया था H प्लस, तो CH3COOH प्लस NaCl नहीं, ये खास बात है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, इस जगह पे तुम देख रहे हो मिथेनॉल बन गया, और अगर आपसे पूछता इथेनोइक एसिड, तो फिर इसको आप ना थोड़ा देर रुक, पॉज ले लो, सांसें ले लो, ढंग से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ ऐसे, CH3COO प्लस NaOH और इसके बाद एसिड, H प्लस मीन्स एसिड, तो आपका CH3COOH एंड प्लस CH3OH, और ये NaCl सॉल्ट जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये आपको पता है, ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन एसिड और अल्कोहल से बनता है। कौन सा एसिड कौन सा अल्कोहल, वो जाना है ना, किस एसिड से किस अल्कोहल से बनता है। तो आप कास्टिक सोडा, देन इसके बाद एसिड, ये देखिए पता चल जाएगा इससे और इससे बना हुआ है। कौन सा है? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल है, इससे बना हुआ है। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना। HCOOCH3, इसका नाम क्या भाई? ये हो गया मिथाइल, है ना। जो लोग गांव में फंसे हो उसके लिए फिर से एक मैसेज दे दूं, आप लोग एकदम ये मत सोचना कि जो शहर में लोग हैं वो बड़े प्रिविलेज के साथ रह रहे हैं, बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। आपके पास मोबाइल है, उससे बहुत फ़ायदा उठाइए, है ना। रिटर्न वर्क कीजिए, क्वेश्चंस वगैरह पढ़िए, ठीक है ना। और सेल्फ मोटिवेशन ढूंढो कैसे भी करके, ठीक है। ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मुझे पता है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप ना खुद को मोटिवेट करो, है ना। और बड़े शानदार बन के निकलो तुम लोग, है ना। पूरा वर्ल्ड खुला पड़ा है अभी आपके यूट्यूब या और भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, ठीक है। अभी अगर भाई हॉस्टल वाले आना चाहो तो बिल्कुल आना चाहिए, मेरे सजेशन ये है कि आना चाहिए, बिल्कुल आइए आप, लेकिन यहाँ वहाँ भटकना नहीं, बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना, ठीक है ना। बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपके पास जो भी टूल्स हैं अभी, उसका बहुत फ़ायदा उठाइए, और फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत आगे निकल रहे हो, मुझे पता है ना। और बस ये दुनिया की बातों मत आना, हम तो पढ़ने जाते हैं, तुम कैसे घर में बैठे हो। हमें तो टीचर बुलाते हैं, है ना। वो टीचर इसलिए बुलाते हैं, बेवकूफ़ों के पास ऑप्शंस नहीं होता कि बच्चों को ना बुलाएं। अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ पे हो वहीं पे बैठो, आप समझो कि आप बेस्ट हो, ठीक है। आज मैं 4 बार 5 बार ये बातें कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मेरे मोहल्ले में चारों तरफ जो है ना बांस बल्ली लगा के उन्होंने घेरा हुआ है, कंटेनमेंट जोन। कोरोना चारों तरफ फैल गया मेरे गली के चारों तरफ, है ना। तो क्यों रिस्क लोगे। प्रॉब्लम ये है कि एक बार जब कोरोना होता है तो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन आफ्टर जो पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट होता है वो भी ठीक नहीं जा रहा, है ना। वो भी बहुत
दिल्ली में एम्स में पता करो, एक अलग सा डिपार्टमेंट खुल गया है, उसका नाम है पोस्ट कोरोना इफेक्ट डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ है, तुम सर्च कर लेना। कोरोना ठीक होने के बाद जो अब उसके जो कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं ना, वो ख़तरनाक है, वो भी ठीक नहीं है। 20% 30% अगर लीवर ख़राब होता तो ख़राब ही हो जाता, वो ठीक नहीं होता। ये कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, याद रखना। 4 बार 5 बार कम से कम 6 बार तो कुछ ना कुछ गर्म तो पीते रहो। मैं तो चाय लेता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी ये सब जब ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं लाइव आऊँगा। अगर मान लो आप लोग घर पे फंसे हो तो कोई बात नहीं, लाइव लेके मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊँगा मैथ और साइंस का। बाकी SST वगैरह के लिए आप देखिए, है ना, खूब पढ़ाई करो, ठीक है। बताया ना, मेरे जैसे 1000 टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे से बेटर हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाइए। ये देख रहे हो, ये एस्टरीफिकेशन है। सवाल है कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको HCOOH, अल्कोहल कौन सा है, CS3OH। आपसे ये पूछेगा आपके सिलेबस में, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के नाम पे यही है। आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो, तो आपको नज़र आएगा अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, यही है ससुरा, यही है। अल्कोहल के बारे में बोलते हैं, अल्कोहल के बारे में, है ना। एक तो इसका फेंट ऑर्डर होता है और बर्निंग टेस्ट होता है। जो दारू होता है ना, दारू, वो तो चलो 22-25% अल्कोहल होता है। 100% अल्कोहल को अगर आपने टंग पे रख लिया ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे जल रहा है, इतना खतरनाक होता है। स्प्रिट रख के देखो, हालांकि वो जहरीला होता है पर उसमें अल्कोहल 100% होता है, 98% होता है। ये समझ रहे हो। तो आपसे पूछेगा कि ये भाई साहब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन से बना है, तो इसमें कौन सा एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, ये आगे हम बताएंगे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता ही आता है, और यही आता है, याद रखना। अच्छा, और क्या कन्वर्जन कर सकते हैं, आपको रिएक्शन याद दिलाने के लिए मैं और क्या कन्वर्जन कर सकता हूँ। देखो तो अगर मैं कहूँ ना C2H2, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड से ऐसा बनाना है, CH3CH2OH बनाना है, इथेनॉल, इसको बोलते हैं C2H5OH, देख रहे हो ना, इथेनॉल। तो क्या करोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे H कर लो तो टेक्निकली ज़्यादा अच्छा है, प्लस 2H2, है ना। तो क्या बन जाता था, तुमने देखा था ना, C2H6 यहाँ पे रखा था निकेल, हीट। C2H6 से हमने कैसे बनाया था, ब्रोमीन से रिएक्ट करके बना दिया था ना, C2H5Br प्लस HBr, याद आ रहा, HBr, है ना। और फिर C2H5Br यहाँ पे रखा था एक्वस KOH, तो क्या बन गया था, C2H5OH प्लस KBr, ब्रोमीन है तो KBr, क्लोरीन रहता तो KCl। और अगर यहाँ पे गलती से हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH होता ना, तो फिर क्या बनता, C2H4 डबल बॉन्ड प्लस H2O प्लस KBr, ऐसा ऐसा बनता, देखो जरा, ये बन जाता, समझ रहे हो। तो ये सारा चीज़ है। अगर मान लो मुझे ये बनाना होता है, ये रहा मीथेन से मिथेनोइक एसिड, सुनते जाओ, मीथेन से मिथेनोइक एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे, CH4, फिर से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, फिर से सनलाइट, CH3Br प्लस HBr, ठीक है, CH3Br फिर से बन गया, और यहाँ से फिर से क्या रखोगे आप, इक्वस KOH, तो क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस KBr, अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल का करोगे ऑक्सीडेशन प्लस O, है ना, एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा HCOOH प्लस H2O, ये बन जाएगा, ये तो बन गया। क्लियर है, देखिए आप, देख लो। आपसे अब ये बनाना है, फिर से एक रिवाइज करा देता हूँ, CH3COOCH3, अब ये बनाने वाला है ना, ये C2H5 ले लेता हूँ, बल्कि चलो C2H5, ये बनाना है, एस्टर बनाना है। तो पहले क्या करोगे, C2H6, फिर से ब्रोमीन, सनलाइट, C2H5
OH, सॉरी Br, है ना, बनाया ना, यहाँ से क्या बना लेना, C2H5OH, OH बन जाएगा, कैसे तुमने देखा। फिर यहाँ से क्या बना लेना, CH3COOH ऑक्सीडेशन करके, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इस दोनों को मिला दो, CH3COOH, CH3COOH प्लस C2H5OH। स्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, अब एक क्लास और लगेगा जिसमें हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो आ चुके क्वेश्चन है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज जो भी ये सब रिएक्शन है ना उसको कॉपी में तुम लिख लेना और उसको बार बार देखना। 5 दिन देखोगे तो एकदम पूरा कार्बन का सारा रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसके बहाने मैंने सारा रिएक्शन डिस्कस करा दिया, देख लीजिए आप। ठीक है।